हेलो दोस्तों, मैं सुहेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमारी नई श्रृंखला न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व चल रही है, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट और फैट को पढ़ लिया है। आप हमारी प्रीवियस वीडियो में जाकर इन्हें देख सकते हैं। आज से हम हमारी शुरुआत करने जा रहे हैं नए टॉपिक की। टॉपिक का नाम है प्रोटीन। प्रोटीन बहुत ज्यादा कुछ ऐसे बताने की जरूरत नहीं है, आप हमेशा से ही जानते हैं क्या है प्रोटीन, कैसा क्या काम है। लेकिन हाँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कुछ फैक्ट, कुछ क्वेश्चंस देखने होंगे, हम उन पे चर्चा करेंगे, उनको अपन पढ़ते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो यदि हम प्रोटीन की बात करें तो फ्लो चार्ट में अपन ने पढ़ा था, प्रोटीन का काम होता है शरीर की ग्रोथ करना और शरीर की मरम्मत करना। मरम्मत करने का मतलब क्या है? जैसे मान लो हमारी त्वचा में चोट लग गई है, लिगामेंट्स टूट गए हैं, टेंडन टूट गए हैं, मांसपेशियों में खिंचाव है, यदि ये सब डैमेज हो गए हैं तो इनको सुधारना या इनकी मरम्मत करने के लिए हमें आवश्यक होता है प्रोटीन। यदि प्रोटीन की बात की जाए तो इसकी खोज 1828 में मुल्डर नामक साइंटिस्ट ने की है। मुल्डर, बहुत सारी बुक्स में आप पढ़ेंगे, कुछ पब्लिकेशन की बुक जो एरर कर देती हैं तो मोलर लिख देती हैं। मोलर, मुल्डर का मोलर लिखा रहता है, तो घबराना नहीं, यही है खोज 1828 में जिस साइंटिस्ट ने की है वो है मुल्डर। और आज जो हम शब्द उपयोग कर रहे हैं या शब्द सुन रहे हैं प्रोटीन, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने किया था उनका नाम है बर्जीलियस। बर्जीलियस, इन्होंने 1838 में 10 साल बाद इन्होंने टर्म दिया था प्रोटीन। बर्जीलियस का एक फैक्ट याद रखना, हालांकि ये फैक्ट अपन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे पर फिर भी बात निकली है तो याद रखना, बर्जीलियस ही पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने खोज की है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कार्बनिक यौगिक के बारे में। इनका यह मानना था कि कार्बनिक यौगिक सिर्फ और सिर्फ किसी जीवित घटक के अंदर होते हैं, है ना। इनका ये मानना था कि सिर्फ जो लिविंग्स होते हैं उन्हीं के अंदर कंपोनेंट्स के फॉर्म में होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक, जो काफी समय तक सही रहा, चलता रहा। लेकिन फिर आगे चल के एक साइंटिस्ट आए थे होलर, जिन्होंने लैब में सबसे पहले बनाया था यूरिया, और यूरिया को फॉर्म करके उन्होंने ये साबित कर दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लैब में भी, लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में बना सकते हैं। लेकिन यदि आपसे कहा जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में किसने बताया है, तो आपका आंसर हो जाएगा बर्जीलियस। प्रोटीन आज जो टर्म हम यूज कर रहे हैं ये ग्रीक लैंग्वेज या ग्रीक भाषा के टर्म प्रोटियोज से आया है। ये जो प्रोटियोज है इसका मतलब होता है स्टैंडिंग इन फ्रंट, सबसे सामने खड़े होना। सबसे सामने खड़े होने का मतलब क्या है? ये तो शब्द हो गया है ना। इसका मतलब ये है कि किसी भी चीज के लिए सबसे पहले जो आगे आएगा वो प्रोटीन होता है। हमारे शरीर की ग्रोथ करना हो, हमारे शरीर में किसी चीज को रिपेयर करना हो, या हमारे शरीर में कोई बाहर से कोई बैक्टीरिया, फंगस, वायरस आ रहे हो, तो उन सबको मारने के लिए सबसे पहले जो आगे आएगा वो प्रोटीन होगा। इसीलिए प्रोटियोज, जिसका मतलब होता है फर्स्ट स्टैंडिंग इन फ्रंट। ले लें स्क्रीनशॉट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब अपन बात करते हैं तो इसको कंपेयर करते हैं। यदि आपको याद हो तो अपन ने पढ़ा था 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, 1 ग्राम फैट से 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। अब यदि हम बात करें प्रोटीन की तो 1 ग्राम प्रोटीन से हमारी बॉडी को मिलती है 4.3 किलो कैलोरी एनर्जी। ये सब बिल्कुल फिक्स है, आप इनको याद कर लो, इनमें बहुत ज्यादा डाउट नहीं है, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। 4.1 आया तो कार्बोहाइड्रेट, 4.3 आया तो प्रोटीन, और 9.3 आया तो वो कहलाएगा आपका फैट। अब यदि हम बात करते हैं प्रोटीन की तो प्रोटीन का निर्माण होता है एमिनो एसिड से।
ठीक, हमारी बॉडी में 20 एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं, 20 आवश्यक अमीनो एसिड। ये एसिड क्या करते हैं, ये मिलकर बनाते हैं हमारे शरीर में प्रोटीन। ठीक, समझो, एमिनो एसिड का फॉर्मूला होता है RCH2COOH। एक पार्ट में यहां हम जोड़ सकते हैं CH, और एक जो पार्ट है ये हो जाएगा NH2। ये एक जनरल फॉर्मूला होता है एमिनो एसिड का। इसमें NH2 होगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, एमिनो बॉन्ड बनेगा, इसलिए ये जो है ये है एमिनो एसिड। R जो है ये अलग अलग रेडिकल या मूलक होते हैं जो बदलते रहते हैं। इस रेडिकल की वैल्यू हम अलग अलग रखेंगे, जैसे CH3, C2H5, C3H6, अलग अलग वैल्यू रखते जाएंगे तो यहां पर हमें मिल जाएंगे अलग अलग टाइप के एमिनो एसिड। और ये 20 टाइप्स के एमिनो एसिड जब एक साथ मिलते हैं तो एक नया सब्सटेंस बनाते हैं जिसे हम कहते हैं प्रोटीन। इसलिए आपको याद होगा डाइजेस्टिव सिस्टम में अपन ने पढ़ा था कि हम खाने के रूप में जो प्रोटीन लेते हैं वो पाचन के बाद एमिनो एसिड में टूट जाता है, क्योंकि प्रोटीन बना ही होता है एमिनो एसिड का, और कोई भी चीज उसमें ही टूटेगी जिससे वो बनी है। मान लो आप अपने घर की एक दीवार है उसको तोड़ते हैं तो वो छोटे छोटे ईंट में टूट जाएगी, क्यों, क्योंकि वो बनी ही ईंट से है, तो जो जिससे बना है उसी में टूटता है, तो ये टूट जाएगा एमिनो एसिड में। अब प्रोटीन जो है दोस्त, इसकी कोई संख्या फिक्स तो है नहीं। यदि हम हमारी ही बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में कम से कम 50,000 से लेके 1,00,000 प्रकार के प्रोटीन है। ठीक, तो प्रोटीन की कोई संख्या फिक्स नहीं। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हमारे शरीर में हार्मोन्स है, एंजाइम है, एंटीबॉडी है, डीएनए है, आरएनए है, क्रोमोसोम है, मसल्स है, बोन्स है। ठीक है, जितनी भी चीजें हैं लिविंग के अंदर, उन सब में प्रोटीन किसी ना किसी रूप में उपस्थित होता है। दो हमारे शरीर में ही 50,000 से 1,00,000 क्या होते हैं प्रकार के प्रोटीन्स, और ये सब प्रोटीन्स बनते हैं 20 एसेंशियल एमिनो एसिड। ये 20 एमिनो एसिड अलग 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 सीक्वेंस में जुड़ते रहते हैं और इनकी संख्या बढ़ती रहती है। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग इसका, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए अब यदि हम बात करते हैं हमारी बॉडी की, तो इसका एक फैक्ट याद रखना थोड़ा सा, ये एग्जाम में आता है। यदि हम लिविंग की बात करते हैं, खासतौर पर अपन यहां अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं लिविंग लिख दे रहा हूं, जीवित घटक, आप उससे रिलेट कर देना। ठीक है, यदि हम किसी भी जीवित घटक की बात करें लिविंग की, तो हमारी बॉडी में 14 to 15% सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, प्रोटीन। यदि किसी को सेल वाला टॉपिक याद हो तो वो रिलेट कर सकता है। अपन ने पढ़ा था प्रोटोप्लाज्म में 80% पानी होता है, 15% प्रोटीन है, 3% फैट है, 1% मिनरल्स है, 1% कार्बोहाइड्रेट। इसलिए किसी भी लिविंग के बॉडी वेट का ठीक 14 to 15% जो है ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, प्रोटीन। ठीक, लेकिन एक पॉइंट और याद रखना, यदि हम बात करते हैं किसी डेड सेल की, डेड लिविंग कहना तो गलत हो जाएगा, इसलिए अपन क्या कहेंगे, यदि हम बात करते हैं किसी मृत कोशिका की, तो इस मृत कोशिका में लगभग 50% से 60% प्रोटीन होता है। तो अब यहां आपको क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर करना है। यदि सिर्फ इतना लिखा है कि जीवित घटक में प्रोटीन की संख्या, प्रोटीन का परसेंट, तो लिख दो बॉडी वेट का 14 से 15%। लेकिन यदि डेड में पूछ ले तो बॉडी वेट का जो 50% है वो सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है, प्रोटीन। ठीक, समझ गए? चलो स्क्रीनशॉट ले ले इसका, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
अब अपन देखते हैं अलग अलग टाइप्स के प्रोटीन। एक सिंपल है, आप थोड़ा थोड़ा इसको रिलेट करके पढ़ते रहे तो दिक्कत नहीं है, सिंपल होते हैं, सरल होते हैं, बहुत ज्यादा समस्या नहीं है इसमें। ठीक, सबसे पहला प्रकार यदि अपन देखते हैं प्रोटीन का तो ये कहलाता है ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन, या जिसे अपन हिंदी में कहते हैं परिवहन प्रोटीन। ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन, परिवहन प्रोटीन, नाम से ही काफी कुछ समझ, कभी कभी संवहन प्रोटीन भी लिखा रहता है, घबराना नहीं, एक ही चीज है। तो ऐसा प्रोटीन जो हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन कर दे, उसे हम कहेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन। समझना, ब्लड हमारी बॉडी में, बहुत अच्छे से पॉइंट समझना, ब्लड हमारी बॉडी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व, मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब हमारी बॉडी में हार्मोन्स, ठीक, और मान लो हमारी बॉडी में कोई वेस्ट मटेरियल बन गया है, अपशिष्ट पदार्थ, इन सभी का ट्रांसपोर्टेशन या इन सभी का जो परिवहन है वो करता है ब्लड। ठीक, अब थोड़ी अजीब बात हो गई ना कि यहां लिख रहा है परिवहन प्रोटीन और लिखते समय यहां पर ब्लड लिख दिए, तो समझना अपन ऐसा क्यों कर रहे हैं। यदि आपको याद हो तो अपन ने पढ़ा था ब्लड के प्लाज्मा में 7% प्रोटीन होता है। यदि आप ब्लड वीडियो देखेंगे तो उसमें आप समझ पाएंगे, और मान लो वीडियो नहीं देखे हो तो यहीं पर सुन लो। ब्लड में प्लाज्मा में 7% प्रोटीन होता है, और उस 7% प्रोटीन में एक प्रोटीन है जिसका नाम है एल्बुमिन प्रोटीन। ठीक, अब ये जो हम कह रहे हैं कि हार्मोन्स को ले जाना है, न्यूट्रिएंट्स को लेकर जाना है, वेस्ट मटेरियल लाना है, तो कोई तो ऐसा होगा जो अपने साथ उसका बॉन्ड बनाता होगा, बंध बनाता होगा, उसको जोड़ता होगा और कहता होगा कि चलो भैया तुम्हें यहां तक पहुंचाना। हमारे ब्लड का वह हिस्सा जो किसी भी सब्सटेंस या पदार्थ के साथ बॉन्ड बना ले, बंध बना ले, वो हिस्सा होता है हमारा प्लाज्मा। लेकिन अब बात आई कि प्लाज्मा में भी ऐसा क्या है कि सिर्फ यही काम कर पा रहा है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स क्यों ये वाले काम नहीं कर पा रहे हैं, प्लाज्मा ही क्यों कर पा रहा है? तो उसका कारण है क्योंकि प्लाज्मा में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है जो है एल्बुमिन प्रोटीन। तो एल्बुमिन प्रोटीन है जो ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है हमारी बॉडी में, इसलिए हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन या परिवहन जब लिखा तो उसमें हमने क्या लिखा है, ब्लड। यहां से आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो गए, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन और वेस्ट मटेरियल, इनका ट्रांसपोर्टेशन परिवहन कौन करता है। सीधा सीधा सरल पेपर है तो ब्लड ऑप्शन में मिल जाएगा, टिक कर दो, आगे बढ़ो। थोड़ी टफ पेपर है तो आपसे पूछ लेगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, तो आपका आंसर प्लाज्मा हो जाएगा, टिक करो, आगे बढ़ो। और थोड़ा टफ यदि करना है तो पूछ देगा कौन सा प्रोटीन इसमें हेल्प करता है, तो उस कंडीशन में आपका आंसर हो जाएगा एल्बुमिन प्रोटीन। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टाइप अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, बहुत सिंपल है, बस आप पढ़ते चलो, रिलेट करते चलो, मजा आएगा, सिंपल। यदि हम सेकंड टाइप के प्रोटीन की बात करें तो इस प्रोटीन को हम कहते हैं प्रोटेक्शन प्रोटीन। प्रोटेक्टिव प्रोटीन भी लिखा रहता है, घबराना नहीं। हिंदी में इसे कहा जाता है सुरक्षात्मक प्रोटीन। ठीक, समझ रहे इसके फंक्शन को। यदि प्रोटेक्टिव प्रोटीन या सुरक्षात्मक प्रोटीन की बात की जाए तो इस प्रोटेक्टिव प्रोटीन में जो काम करेगा वो होते हैं एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज या हिंदी में इन्हें अपन क्या कहते हैं, प्रतिरक्षी। हमारे शरीर में मान लो बाहर से कोई भी फॉरेन पार्टिकल, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस
अमीबा, प्रोटोजोआ, युग्लिना, पैरामीशियम, कोई भी लिविंग यदि अंदर आता है तो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है एंटीबॉडीज। अब ये क्या बात हुई कि भाई लिख रहे थे सुरक्षात्मक प्रोटीन, और जब कार्य लिखने की बारी आई, फंक्शन की बारी आई, तो एंटीबॉडीज लिख दिए। तो उसको भी समझे आप लोग ऐसा क्यों? देखो, यदि हमारे शरीर में बाहर से किसी भी प्रकार के पैथोजन आते हैं, पैथोजन मतलब जैसे मान लो वायरस आ गया, बैक्टीरिया हमारे शरीर में आ गया, फंगस हमारी बॉडी में आ गया, कोई भी, जब ये लिविंग हमारी बॉडी में आएंगे तो ये अपना प्रोटीन लेकर आएंगे। कोई भी लिविंग, अब भी अपन पढ़े लिविंग है तो उसके अंदर प्रोटीन है, ये अंदर क्या लेकर आएंगे? खुद का प्रोटीन। और इनका प्रोटीन जब हमारी बॉडी में पहुंचेगा तो वो हमारे लिए कहलाएगा एंटीजन। अब ये एंटीजन इतना हार्मफुल है, ब्लड के साथ मिलकर पूरे शरीर में फैल गया, ये हमारे शरीर में इन्फेक्शन करने लगा, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं उल्टी, दस्त होने लगे, बुखार, सर्दी, जुकाम, ये सब लक्षण हो जाएंगे। अब जैसे ही ये एंटीजन हमारी पूरी बॉडी में घूमेंगे, कुछ समय बाद हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जिसे हम कहते हैं रोग प्रतिरोधक तंत्र, इसको ये जागेगा, रिस्पॉन्स करेगा, कहेगा कि भैया ऐसा कौन सा प्रोटीन घूम रहा है यार जो इतना तबाही मचा के रखा है। तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जैसे ही रिस्पॉन्स करेगा, हमारी बॉडी फिर से एक प्रोटीन बनाएगी। ये प्रोटीन इस एंटीजन के आने के बाद हमारी बॉडी में बना है, इसीलिए इस प्रोटीन को कहा जाता है एंटीबॉडीज। और फिर क्या होगा? ये जो एंटीबॉडीज है, ढूंढ ढूंढ कर जितने भी एंटीजन हैं, इन सभी को पूरे तरीके से नष्ट कर देंगे, पूरे तरीके से इन्हें कर देंगे समाप्त। एंटीबॉडीज एंटीजन को मारते हैं, ये प्रक्रिया हमारे शरीर में हर समय चल रही है। जब अपन सांस लेते हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो हमारे शरीर में बहुत सारे बैक्टीरिया, फंगस, वायरस हवा के साथ चले गए। हम जब पानी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, या मान लो अपन पब्लिक प्लेस में पानी पी रहे हैं, हैंडपंप का पानी पी रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें अंदर चले गई। हमें चोट लगी है, घाव से अंदर चले गए, लेकिन हम हर बार बीमार नहीं होंगे। क्यों? जैसे ये हमारे शरीर में गए, इनका प्रोटीन एंटीजन है, शरीर में घूम रहा है, लेकिन हमारी एंटीबॉडीज जो है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम रिस्पॉन्स करेगा, प्रोटीन बनाएगा और एंटीबॉडीज इस एंटीजन को मार देंगी। मान लो ये एंटीजन इतना पावरफुल है कि ये एंटीबॉडी नहीं मार पाई, तब अपन बीमार होते हैं। फिर अपन कहते हैं कि यार हैंडपंप का पानी पिए, सर्दी जुकाम हो गया। ये सब चीजें है ना, कब होगी? जब एंटीबॉडीज ना मार पाए, इतना पावरफुल हो। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने अपन को गोली दिया, गोली देने से एंजाइम एक्टिव हुए, रिसेप्टर्स एक्टिव हुए, एंजाइम ने जल्दी जल्दी स्टिमुलेट करके क्या बना दिया? एंटीबॉडीज, और फिर हमने इसको मार दिया, है ना। कुल मिला के मारेंगे एंटीबॉडीज, चाहे खुद से बन जाए, डॉक्टर गोली देके बनवा दे। तो एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी एक प्रोटीन है, और एंटीबॉडी प्रोटीन है इसलिए हमने लिखा कि हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करने का काम या सुरक्षा का प्रदान करने का काम एक प्रोटीन करता है, जिसे हम कहते हैं एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज प्रोटीन है, इसलिए तो है ना, क्या होता है, ये हमारे ब्लड में यदि बहुत ज्यादा हो जाए तो ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, विस्कस, ब्लड के बहने की स्पीड कम हो जाएगी, ये सब प्रोटीन है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे प्रकार में आते हैं अपन। ठीक, चलिए थर्ड टाइप का प्रोटीन है बिल्कुल समझते चलो, मजा आएगा, बिल्कुल डेली लाइफ से जोड़ पाते हैं अपन ये सब चीजों को। आप बस मन लगा के पढ़ते रहो, आपको मजा आएगा। ठीक, चलिए थर्ड टाइप का जो प्रोटीन है, इसे हम कहते हैं श्रिंकेज प्रोटीन। हिंदी में इसे हम कहते हैं संकुचनशील प्रोटीन, श्रिंकेज प्रोटीन या संकुचनशील प्रोटीन। ठीक, इसके यदि अपन फंक्शन की बात करें तो इसमें अपन लिखेंगे कि ये प्रोटीन हमारी बॉडी को मूवमेंट, या अपन क्या कहेंगे, यह हमारे शरीर को गति प्रदान करता है।
गति प्रदान करता है। अब फिर यहां पर थोड़ा सा मामला बिगड़ गया, लिख रहे हैं प्रोटीन और कार्य लिखते समय क्या लिख दिए, गति प्रदान करता है। ये तो बड़ी अजीब बात हो गई, समझो इसको। देखो हमारा पूरा शरीर बना हुआ है, अंदर जो है स्केलेटन सिस्टम है, कंकाल तंत्र है, बोन्स है, हड्डियां हैं, कार्टिलेज है, लिगामेंट है, ये सब। अब ये जो बोन्स है ये तो स्थिर है ना, जहां पर है ये गति नहीं कर सकती। ये जैसे ये मान लो यहां पर ये हड्डी है, ये हड्डी नहीं मुड़ेगी, ना मुड़ेगी ना ये गति करेगी। अब यदि अपन को हाथ मोड़ना है तो ना ये हड्डी मुड़ेगी ना ये हड्डी मुड़ेगी। ये घटना क्यों हुई, जब हमें हाथ मोड़ना है, हाथ मोड़ना एक वॉलेंट्री एक्शन है, ऐच्छिक क्रिया जो हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। जैसे हमने ब्रेन से नर्व की हेल्प से सिग्नल भेजा कि हाथ मोड़ना है, वो सिग्नल चला गया कहां पर, हमारी मसल्स में, मांसपेशियों में, और मसल्स में फिर संकुचन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, संकुचन हुआ, मसल्स ने अपना संकुचन किया तो हमारा ये हाथ ऐसा मुड़ गया। ठीक, अब हमें सीधे करना है, ब्रेन ने सिग्नल दिया न्यूरॉन्स को, नर्व्स को, नर्व सिग्नल लेकर आए मसल्स में और उन्होंने सिग्नल दिया तो ये जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में थी, संकुचन में थी, ये फैल गई, इसमें रिलैक्सेशन हो गया तो हमारा हाथ खुल गया। ठीक, इसमें हड्डी का कोई काम नहीं है, हड्डी ये वाली यहां पर थी, ये हड्डी यहां पर थी, उन्होंने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। ये जो हमारा हाथ मुड़ा है ये मसल्स के कारण मुड़ा है। हम ये जो हाथ मोड़ रहे हैं, गति कर रहे हैं, अपनी गर्दन मोड़ रहे हैं, ये हड्डी तो सब अपनी अपनी जगह लगी होंगी, वो हेल्प नहीं करेंगी चलने में या कोई गति करने में, वो सिर्फ हमारे शरीर को स्ट्रक्चर देती हैं, स्ट्रेंथ देती हैं, हमारे सपोर्ट देती हैं, लेकिन वो चलने में मदद नहीं करेंगे। जैसे हम चलने के लिए पैर मोड़ रहे हैं तो पैर क्यों मोड़ पा रहे हैं, क्योंकि नी या घुटने के पीछे वाली जो मसल्स हैं उनमें संकुचन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और शिथिलन हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है। तो बॉडी इसलिए गति करती है क्योंकि उससे मदद करती है मसल्स। समझना, यहां से रिलेट करना। बॉडी मूवमेंट इसलिए हो पा रहा है क्योंकि इस बॉडी मूवमेंट को कराने में हेल्प करती हैं मसल्स, या जिन्हें अपन कहते हैं मांसपेशियां। अब बात आती है कि भैया मांसपेशियों में ऐसा क्या है, हड्डी नहीं कर पा रही पर मांसपेशी कर रही है, हड्डी मजबूत है नहीं मुड़ पा रही है, ठीक है, लेकिन मसल्स में ऐसा क्या है कि मजबूत भी और मुड़ भी रही है। ऐसा थोड़ी हो रहा है कि अपन हाथ ऐसा घुमाए और मसल्स टूट गई, वो भी तो पर्याप्त मजबूत है पर और वो मुड़ भी रही है। तो उसका कारण समझना, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो मसल्स हैं, इस मसल्स में विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो इसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को कंट्रोल करते हैं। बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, मैं एक दो आपको बता देता हूं। एक प्रोटीन है जिसका नाम है एक्टिन। इस एक्टिन प्रोटीन से हमारी मसल्स बनती हैं। दूसरा प्रोटीन है जिसका नाम है मायोसिन। ये मायोसिन प्रोटीन ही होता है जो हमारी मसल्स को लचीला बनाता है, हमारी मसल्स को ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है। समझना, बनाने का काम जो है फॉर्मेशन करना, सिंथेसिस करना, मसल्स को बनाना, ये करेगा एक्टिन। एक्टिन के पास ये एबिलिटी नहीं है कि वो उसको फ्लेक्सिबिलिटी दे सके। मसल्स फ्लेक्सिबल है क्योंकि उसमें मायोसिन है, इसलिए वो मुड़ती हैं, और मसल्स मुड़ती हैं इसलिए हमारी बॉडी में क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो हम कह सकते हैं ये सब पॉसिबल हो पा रहा है, संभव है प्रोटीन के कारण। इसलिए हम कहेंगे कि हमारे शरीर को गति प्रदान करने का काम प्रोटीन करता है। इसमें कोई भी विरोधाभास नहीं है यार, सुनने में आपको अजीब नहीं लगेगा। हमारे शरीर को जो भी अपन कह सकते हैं गति मिल रही है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से मिल रही है। बस रिलेट करना पड़ेगा, प्रोटीन मतलब मसल्स, है ना, इससे अपन को क्या मिल रही है, गति। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइप का अपन देखते हैं प्रोटीन। बिल्कुल आप इसको रिलैक्स माइंड से पढ़ते चले, सब बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते बस चले, आप समझते चले अपन को क्या करना है, कैसा करना है, क्या इसकी कहानी रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि अगले टाइप की बात करें तो अगला टाइप होता है हार्मोन्स। हार्मोन्स की हालांकि कोई बहुत हिंदी चलती नहीं है, पर फिर भी आप लिख लेना वृद्धि कारक। हार्मोन को कहा जाता है वृद्धि कारक। अब हार्मोन के फंक्शन की बात करें
तो हार्मोन हमारे शरीर में होने वाली, हमारी बॉडी में होने वाली सभी क्रियाओं को, जितनी भी एक्टिविटी हो रही है, इन सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अब आपको लगेगा ये सब क्या चल रहा है, प्रोटीन पढ़ रहे थे, कहां हार्मोन आ गया, कहां इसको नियंत्रित करता है ये सब। ठीक है, एक्टिविटी मतलब हार्मोन्स अपना टॉपिक अपन डिटेल में पढ़ेंगे, पर कुछ समझ लो। जैसे हमारी बॉडी में हड्डियों की जो वृद्धि हो रही है, बोन्स की जो ग्रोथ है हो रही है, फिर हमारे शरीर में रेस्पिरेशन हो रहा है, हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उपापचय क्रियाएं हो रही हैं, हमारी बॉडी में हार्ट बीट, हृदय स्पंदन, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, इन सब को कंट्रोल करने के लिए, इन सभी को नियंत्रित करने के लिए हमारी बॉडी में हार्मोन्स हैं। ब्रेन तो है, स्पाइनल कॉर्ड भी है, लेकिन उनकी मदद कौन करते हैं, हार्मोन्स। नर्वस सिस्टम में ये आप सब समझोगे, अभी बिल्कुल लोड नहीं लो, बस समझते चलो। ये सब एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए हमारे शरीर में क्या होते हैं, हार्मोन्स। और हार्मोन्स जो हैं ये भी होते हैं प्रोटीन। हमने कहा ना हमारी बॉडी में 50,000 से लेके 1,00,000 तक प्रकार के प्रोटीन हैं, तो उसी एक प्रकार का होता है हार्मोन। एग्जाम्पल से आप समझो, जैसे एक हार्मोन जिसका नाम आप बहुत आसानी से सुनते हैं, इंसुलिन। आपने पढ़ा होगा, जिसको डायबिटीज होती है, मधुमेह, शुगर घर की भाषा में, उस व्यक्ति को क्या दे दिया जाता है, इंसुलिन का इंजेक्शन। तो कहां से आया इंसुलिन, क्यों बन पाया इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन एक हार्मोन है। हार्मोन है, हार्मोन मतलब क्या है, प्रोटीन। और प्रोटीन किससे बने होते हैं, तो प्रोटीन बने होते हैं एमिनो एसिड से। मतलब एमिनो एसिड को एक फिक्स रेशियो कुछ होगा, उसमें हमने मिलाया, एक विशेष प्रकार का प्रोटीन बना। वो प्रोटीन हमारी बॉडी में शुगर के कंट्रोल को रेगुलेट कर सकता है, रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित कर सकता है। उसी हार्मोन को, उसी प्रोटीन को हमने कह दिया इंसुलिन। तो वो प्रोटीन है, इसलिए तो आर्टिफिशियल बन पाए। तो हमारी बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है हार्मोन, और हार्मोन एक टाइप का प्रोटीन होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे अपन, नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। ठीक, बिल्कुल ये सब बिल्कुल आप रिलेट करते चलो, बहुत सिंपल है, पढ़ने में मजा भी आएगा। हार्मोन्स अपन सब आगे पढ़ेंगे डिटेल में, कौन सा हार्मोन कहां से निकलता है, क्या करता है, कैसा काम है, बस आप समझते चलो, पढ़ते चलो। यदि हम अगले टाइप की बात करते हैं तो ये है एंजाइम। वैसे तो एंजाइम की हिंदी जो यूज होती है वो है प्रकीर्णक, या कभी कभी लिखा रहता है विकर। इतनी हिंदी आती नहीं है, पर एक आध बार अपनी सुविधा के लिए लिख लेना। अब ये एंजाइम क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी में होने वाले बायोकेमिकल रिएक्शन, हमारी बॉडी में होने वाली बायोकेमिकल रिएक्शन को, जैव रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। यही फर्क होता है हार्मोन और एंजाइम में। हार्मोन हर काम को नियंत्रित कर रहा है, लेकिन एंजाइम हर काम को नियंत्रित नहीं करेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ नियंत्रित करेंगे, कंट्रोल करेंगे किसको, बायोकेमिकल रिएक्शन, जैव रासायनिक क्रिया। आप ये नहीं कह सकते कि हड्डी बढ़ रही है एंजाइम के कारण, ठीक, ये कभी नहीं कहेंगे। हम ये नहीं कह सकते कि हमारी हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर एंजाइम ने बढ़ा दिया, ऐसा नहीं। बायोकेमिकल रिएक्शन का मतलब, बायो मतलब हो गया लिविंग, जीवित के लिए, केमिकल रिएक्शन मतलब किसी जीवित के अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं, जिसका एग्जांपल आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। जैसे यदि अपन बात करें एनिमल की, तो उनके शरीर में होता है डाइजेशन, पाचन। हमारे शरीर में एक और प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन, श्वसन। तो ये जो पाचन और श्वसन है, इन्हें हम कहते हैं जैव रासायनिक क्रिया, बायोकेमिकल रिएक्शन। यदि आप प्लांट की बात करें तो प्लांट में रेस्पिरेशन तो है, साथ ही साथ प्लांट में होता है फोटोसिंथेसिस। सभी ने इसे सुना होगा,
इसे अपन कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो ये जो इस टाइप की प्रोसेस होती हैं इन्हें हम कहते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन, जैव रासायनिक क्रिया। इन्हें नियंत्रित करते हैं एंजाइम। जैसे पेड़ में फल पक गया, उसकी पत्ती का आकार बढ़ गया, उसकी लंबाई बढ़ गई, चौड़ाई बढ़ गई, उसकी जड़ बढ़ गई, इसमें एंजाइम का कोई योगदान नहीं है, वो सब हार्मोन्स कर रहे हैं। सिर्फ जैव रासायनिक क्रिया, बायोकेमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं एंजाइम। और एंजाइम भी क्या होते हैं? तो एंजाइम होते हैं विशेष प्रकार के प्रोटीन। ठीक, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप मॉक टेस्ट लगा के देख लो, 100% जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे उसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा। जब लंबी सीरीज आप लगाओगे ना 100% आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। लिखा रहता है सिर्फ इतना, एंजाइम क्या है। बस क्वेश्चन ये होता है एंजाइम क्या है। पहला ऑप्शन उसमें रहता है माइक्रोब्स, या जिसे अपन कहते हैं सूक्ष्म जीव। फिर अगला ऑप्शन हो जाता है मान लो फैट, फिर अगला ऑप्शन हो गया मान लो प्रोटीन, और अगला ऑप्शन यदि मान लो हो गया कार्बोहाइड्रेट। पूछेगा आपसे कि एंजाइम क्या है। अब यहां पर क्या होता है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि एंजाइम कोई लिविंग या कोई जीवित घटक है, कोई लिविंग थिंग्स है जो हमारे शरीर के अंदर है और ये सब काम को नियंत्रित कर रहे हैं, तो वो जीवित से रिलेट करते हैं और माइक्रोब्स को टिक कर देते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना। नाम थोड़ा लग रहा है कि कुछ है एंजाइम, लेकिन एंजाइम कुछ नहीं है। एंजाइम सिर्फ और सिर्फ हमारे शरीर में पाया जाने वाला प्रोटीन है। तो एंजाइम क्या है, आपका आंसर हो जाएगा प्रोटीन है, जो जैव रासायनिक क्रिया, बायोकेमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक, उम्मीद करता हूं मैं यहां तक आप इस चीज को समझ गए होंगे। अभी अपना प्रोटीन समाप्त नहीं हुआ, बचा है इसमें, अभी अपन बहुत कुछ इसमें पढ़ेंगे। ठीक, आज के वीडियो में इतना ही। ठीक, जो भी आपको सुझाव देना है, जो भी आपके प्रश्न हैं, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं। चैनल से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।